वेलकम एवरीवन। आज हमारा एपिसोड है व्हाट्स नेक्स्ट विद सुमित एपिसोड 2। और हमारे साथ दो डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं, परवेज कुरैशी जो अभी दुबई में है और हरप्रीत सिंह सचदेवा जो अभी यमुनानगर में है। तो जैसा कि हमने पहले एपिसोड में डॉक्टर रणधीर और समीर को कवर किया था, अगेन ये दोनों गेस्ट मेरे साथ मेरे बैचमेट थे। हमने 2002 में फार्मेसी ग्रेजुएशन किया और डाइवर्सिफिकेशन इन करियर ऑप्शंस के टॉपिक को हम लेके आगे चले हैं। और आज फिर हम ये देखेंगे कि परवेज जो कि एक फिनटेक कंपनी में क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर बने फाइनेंस की लाइन को पकड़ते हुए, और हरप्रीत जिन्होंने कन्वेंशनल करियर को चुना जो कि फार्मास्यूटिकल सेल्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले गए, जो कि आज अपना खुद का एक वेंचर चला रहे हैं यमुनानगर में। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। वेलकम हरप्रीत, थैंक यू। वेलकम परवेज। तो इस एपिसोड को हम फिर से फॉर्मल रखने की ट्राई करेंगे। मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा करियर के। आइडिया इसका ये है कि जो स्टूडेंट आज के दिन में अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की तरफ जा रहे हैं या अर्ली एम्प्लॉयज हैं, they will get a real time feedback from both of you with your 20 odd years of experience कि आपने अपनी कैरियर जर्नी को कैसे शुरू किया, क्या चैलेंजेस आए, कहाँ पे आपको उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे आपको जाना था। सो मेरा पहला क्वेश्चन परवेज से है। आपने बी फार्मेसी किया, बी फार्मेसी करने के बाद आप एमबीए फाइनेंस करने गए, या परवेज आई वुड रेदर आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपना करियर कहाँ से शुरुआत किया और कैसे उसके अंदर पिवट किया, कैसे उसके अंदर चेंजेस लेकर आए कि आप कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अलग होके फिनटेक की तरफ चले गए। बी फार्मा के बाद मेरा पहला जॉब एमआर था, अवेंटिस फार्मा। 4 साल अवेंटिस फार्मा में काम किया। दिल्ली में एमबीए करने की खुजली हो रही थी। हमारे एक बैचमेट ने ऑलरेडी कर भी लिया था तब तक। हम्म। फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, दोबारा एक ब्रेक मिल जाएगा। तो एमबीए ज्वाइन किया। एमबीए जाके थोड़ा बहुत देखा, फाइनेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया, बट ये देखा कि अगर टॉप के कॉलेज से फाइनेंस नहीं करो तो उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। बट ये था कि जॉब मिल गया अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री के अंदर। उसमें कुछ जो हाई फाई वर्ड्स होते हैं, एफएक्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, वैसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस था, करेंसी बाय सेल और रेमिटेंसेस, पैसे बाहर भेजो इंडिया से, वो वाला बिजनेस था। वो करते करते कुछ साल निकाले। फिर एक कंपनी में ऑप्शन मिल गया कि अभी तक तुम बिजनेस कर रहे थे, अब इसी बिजनेस को करने के लिए टेक सॉल्यूशन बनाना है। तो वो कंपनी ज्वाइन की। फिर बिजनेस तो पता ही था, अभी बिजनेस नहीं करके उसका टेक सॉल्यूशन बनाया। टेक सॉल्यूशन बेचा बैंक्स को, टेलीकॉम कंपनीज को। वो करते करते कुछ साल निकल गए, तो अभी उसी फील्ड में हूँ। सो बेसिकली आपको बिजनेस नहीं करना है, बट आपको बिजनेस एनेबल करना है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, क्या उसके लिए टेक सॉल्यूशन या कैसे टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प कर सकती है, जो काम आप मैनुअली कर रहे हो उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो मार्केट के अंदर, कौन से ऐसे पार्टनर हैं या सर्विसेज हैं जिनको अपने साथ जोड़ने से आपके कॉस्ट कम हो सकते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है, आपका कस्टमर रीच बढ़ सकता है, आपकी सर्विस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को है वो कैसे अच्छी हो सकती है। ये सारे काम अभी कर रहा हूँ। सो अभी मैं प्योरली टेक्नोलॉजी बना नहीं रहा हूँ, बट हाँ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बेच रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले दुबई आ गया हूँ, जो नई कंपनी में ज्वाइन किया है। हाँ ये है कि काम करते करते थोड़ा सा मार्केट एक्सपेंशन मिला। पहले मैंने इंडिया से शुरू करा, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, थोड़ा कंट्रीज घूमने को मिले, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर मिडल ईस्ट शुरू किया, कुछ कंट्रीज में जाने को मिला, लोगों से बात करने को मिली। पता चला कि सबसे ज़्यादा लोग
सबसे ज़्यादा काम इंडिया में ही करते हैं, बाकी जगह लोग आराम करते हैं। आराम करने से मतलब है कि मार्केट बहुत छोटे हैं, तो वहाँ पे उनको इतनी भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कंपेयर टू इंडिया जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है। अ, फिर उसके बाद अफ्रीका रीजन भी मिल गया, हुँ। तो इसी बहाने कुछ कंट्रीज़ जाने को मिल गए, देखने को मिला कि लोग कैसे काम करते हैं, अलग-अलग तरह के लोग। बट ये है कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया में है उतनी नहीं है। बट हाँ, टेक सॉल्यूशन सभी को चाहिए। सो अभी यही चल रहा है। अभी आई थिंक आगे 3-4 साल भी यही काम करूँगा। उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे, क्या नहीं, करेंगे। आई थिंक 3-4 साल का जो एक होराइज़न है, वो एक जेन्युइन होराइज़न है, क्योंकि 10-15 साल का सोचना तो अ, वैसे भी थोड़ा मुश्किल हाँ, हो जाता है, बिकॉज़ एवरी 5 इयर्स यू हैव टू इवॉल्व अगेन, यू हैव टू डू समथिंग न्यू, यू हैव टू अचीव अ न्यू माइलस्टोन। लाइक इन योर केस तूने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया इंडिया में बेस होके। अभी फाइनली यू आर दुबई बेस्ड, बट यू आर स्टिल कवरिंग लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़ फ्रॉम दुबई। हाँ, अदर कंट्रीज़ है। जहाँ तक होराइज़न की बात है, मुझे लगता है कि बिज़नेस डेवलपमेंट, सेल्स, पार्टनरशिप्स, ये वाले फ़ील्ड्स के अंदर ऐसे फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ़ तुम्हारी मदद कर सकती है, बट टेक्नोलॉजी ओवरटेक नहीं कर सकती। मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एआई रिप्लेसिंग यू, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। सो हाँ, मतलब ये है कि यही टेक सेल्स और बिज़नेस डेवलपमेंट करना है, तो अभी 3-4 साल तक तो करना है। उसके बाद इसी में कुछ और कंटिन्यू करना है, या कुछ और ऑप्शन मिला, या कुछ और करने को मिला, या कुछ भी करने का मूड नहीं हुआ, सो वो 3-4 साल के बाद ही देखते हैं। हाँ, बट जब 3-4 दुबई साल तक में तो जब आप टैक्स फ्री सैलरी कमाते हैं, तो कुछ नहीं करने का मूड भी हो सकता है कि अब रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। हाँ, ये एक और मिथ है कि टैक्स फ्री सैलरी से बहुत कुछ हो जाता है, बट यहाँ दुबई में खर्चे भी उतने ही हैं। हुँ, तो हाँ, टैक्स फ्री है, बचत होती है। एंड दूसरी अच्छी बात है कि दुबई आपको सिटीजनशिप नहीं देता है, तो आपको घूम फिर के अपने कंट्री में ही वापस आना होता है। तो सेविंग्स के हिसाब से दुबई यूएस या यूके या यूरोप से ज़्यादा अच्छी कंट्री है, राइट। क्योंकि टैक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट आपको कुछ भी फ्री नहीं देती है। तो आपको जितने पैसे मिल रहे हैं, आप उसके अंदर रहना भी सीख जाते हो और बचाना भी सीख जाते हो, क्योंकि सारे पैसे आते तो वापस इंडिया ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे घर खरीद लेते हो, बट वही है कि सिटीजनशिप नहीं मिली, तो या तो लोग फिर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं यहाँ रह के, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज या कनाडा, और फिर वापस यहीं आके काम करते हैं, या फिर वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को ही रहने देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पले बड़े हैं, लेकिन उनकी सिटीजनशिप आज भी इंडिया की है। तो the good thing about Dubai is they don't give you citizenship, so you have no other option and you have to save for, you know, for another day, क्योंकि कल को कुछ भी हुआ तो यहाँ पे किंगडम बोल सकता है कि आप जाओ। बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू यू आर इन योर प्राइम। आप 10 साल वहाँ पे रह के अच्छा कुछ हाँ, बन सकते हो। आपको इंटरनेशनल जो एक्सपोज़र है, वो भी हेल्प करता है इंडिया अगर आप वापस आ रहे हो। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आई थिंक हाँ, मल्टीपल हाँ, फैक्टर्स जो आपको हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोज़र है, बिल्कुल इंटरनेशनल एक्सपोजर हेल्प सेविंग्स करता है अगर हैं, आप और उसके बाद में यू कैन come and set up something of your own in India, or maybe an early retirement. हाँ, अगर आप इंडिया वापस आते हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उतने पैसे कभी नहीं मिलेंगे जितने आपको बाहर मिल रहे थे। तो वो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करके रखनी पड़ेंगी। सो लाइफ़स्टाइल का बहुत फ़र्क हो जाता है। आपको आदत हो जाती है यहाँ पे डिसिप्लिन में रहने की। इंडिया की तरह आज़ादी नहीं है कि आपने कहीं पे भी सड़क पे पैर रखा और सड़क क्रॉस कर ली। बट वो एक अच्छी बात भी है। मैं जनवरी में दुबई था। एक मेडिका फेस्ट होता है जिसमें मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को ये बोल रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, यू विल नॉट सी देम चेंजिंग देयर लेन्स जस्ट लाइक दैट। इंडिया में आप ट्रैफिक में हो तो आप 2 घंटे के बाद में आपको लगता है कि यार इट इज़ अ हेडेक। सो वही लोग हैं, वही इंसान है। दुबई में आज 10 लाख इंडियंस हैं,
4 लाख पाकिस्तानी हैं और अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। बट वही लोग जब दुबई में रूल्स फ़ॉलो कर सकते हैं, तो वो हमारी अपनी कंट्री में, हम इंडिया में हों या किसी और कंट्री में हों, तो वही ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो करने में शायद वो फ्रीडम भी शायद गलत है। अगर आप रैंडमली सड़क पे चल रहे हो, तो वो गलत है। मतलब आप अपनी खुद की लाइफ़ को रिस्क पे डाल रहे हो, किसी और की लाइफ़ को रिस्क पे डाल रहे हो। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दुबई इज़ दैट लॉज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे कीप द इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ पेस जिसमें आपको कियोस्क नहीं हो। इंडिया में अभी भी शायद वो डेवलपमेंट जो है थोड़ा-सा अ, स्लो पेस्ड है या फास्ट पेस है, बट लेकिन हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इतना इतना फास्ट है कि उसको कैच अप करने में टाइम लगता है। So there are pros and there are cons to live in Dubai. I like that हाँ, city. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फाइन्स बहुत हेफ़्टी हैं Fines एंड सकते हैं। बिकॉज़ आप लोग हमेशा फॉरेनर हो, तो यू आर ऑलवेज़ अगर आप कुछ भी करते हो, तो आपका सीधा मिनिमम फाइन 2000 दिरहम। हाँ, तो आप डर के ही आप देखिए डर के अगर आप सारी लॉज को बात सारी बात डर की है। हम्म, नॉट बिग मतलब ऐसा नहीं है सेफ्टी कि अगर सेफ्टी के लिए तो अच्छा है अगर आई थिंक सेफ्टी के लिए अच्छा है, बट प्रॉब्लम वही है कि एक बार आपको आदत पड़ जाती है, फिर वापस से यू बिकम केओस डिसिप्लिन में जाने में, थोड़ा-सा सेटल चैलेंज होने में चैलेंज होता है। इश्यूज़ होते हैं। सो वो चीज़ें जो लोग वापस आते हैं, उनको ये चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। उतने पैसे नहीं मिलते, वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, वो क्लीनलीनेस नहीं रहता है, वो जिस तरह से उनको और उनके बच्चों को रहने की आदत हो जाती है, राइट उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। बट हाँ, हर चीज़ के अपने प्लस एंड माइनस हैं। राइट आई थिंक हरप्रीत के साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच है। एक बार वो अपना कैमरा ऑन करें तो हम हरप्रीत से पूछेंगे कि उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया और क्या चैलेंजेस आए। हरप्रीत आप बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक लग रहे हो इस कैमरा में। Yes. वेलकम अगेन। स्मार्ट Thank you. स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। स्मार्ट। सो हरप्रीत ओवर टू यू नाउ। आप अपनी करियर जर्नी को अगले 5 मिनट में थोड़ा डिस्क्राइब करो कि आपने कैसे शुरुआत करी अपने करियर की। कौन सा ऐसा मुकाम था जो आपने सोचा कि नहीं अभी जॉब नहीं करनी है और अभी मुझे अपना खुद का वेंचर शुरू करना है। हाँ यस एज कि हम लोगों ने सबने इकट्ठे वहाँ पर हमने पढ़ाई करी 2002 के बाद हम लोग सभी सभी अपने अपने रास्ते पे चले गए एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा कि प्रवेश ने शुरू किया उसने सनोफी एवेंटी से शुरू किया मैंने सन फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वहाँ से अपना करियर शुरू किया फिर उसके बाद मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 साल मैंने काम किया एज ए मेडिकल रैप पहले सन में फिर अनबैक्सी में फिर उसके बाद प्रमोट होके फिर एरिया मैनेजर बना फिर ईस्टर्न यूपी गया वहाँ पर मैं रहा वहाँ पर मैंने 3 साढ़े 3 साल मैंने वहाँ पर जॉब की एज ए एरिया मैनेजर फिर उसके बाद कंपनी मैंने शिफ्ट करी फिर रीजनल मैनेजर आया मैं अपना पिरामल कंपनी थी उसके अंदर मैंने फिर जलंधर हेडक्वार्टर ज्वाइन किया वहाँ पर मैंने काम किया एज ए रीजनल मैनेजर फिर वहाँ पर समय बिताने के बाद 2 ढाई साल फिर मैं एमक्योर में आया जोनल मैनेजर चंडीगढ़ हेडक्वार्टर तो वहाँ से हिमाचल पंजाब जे&के ये सब मैं देखता था लेकिन फिर जैसे जैसे मैं इस करियर में अपने ग्रो कर रहा था लेकिन मेरी अपनी कुछ हेल्थ डाउन हो रही थी जिसकी वजह से मुझे अपना सारा ये लाइफस्टाइल अपना बदलना पड़ा जैसे मैं सेल्स लाइन में था सेल्स लाइन में जो हमें जो दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी दैट वाज द ट्रैवलिंग कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था इवन अगर हिमाचल जा रहे हैं तो रात रात भर ट्रैवलिंग है उसके बाद जाके काम करना है तो मेरे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से मेरे को अपना एओर्टिक वॉल मेरा जो था वो खराब था तो मुझे रिप्लेस कराना पड़ा तो फिर उसके बाद मैंने मतलब कि खुद मेरी चॉइस नहीं थी लेकिन मजबूरी थी मेरी कि मुझे अपना ये लाइफस्टाइल बदलना था ट्रैवलिंग जॉब को छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया इसमें होलसेल और रिटेल मैंने चालू किया तो हाँ स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग था कुछ 2 3 साल काफी स्ट्रगल भरे रहे लेकिन उसके बाद फिर स्मूथनेस आती गई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेरा स्ट्रांग होता गया आसपास के इंटीरियर्स वो मैंने अच्छे कवर किए डॉक्टर्स थे तो वो भी अपने हॉस्पिटल्स में अकाउंट ऐड हुए तो फिर धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता चला गया और फिर सब कुछ ठीक होता गया तो लेकिन ये था कि मुझे तकरीबन 3 से 4 साल लग गए
वो जो एक फेज़ था मेरा, जब मैंने जॉब छोड़ी, डेफ़िनेटली फिर मुझे एक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो वो जो फेज़ था वो थोड़ा स्ट्रगलिंग था, लेकिन आफ्टरवर्ड काफ़ी अच्छा रहा। फिर बिज़नेस ग्रो करता गया, कुछ फ्रेंचाइज़ी कंपनी मैंने ऐड करी, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ऐड करी और उसके बाद कुछ नए एरियाज़ एक्सप्लोर किए, नए हॉस्पिटल्स, नई सिटीज़, नए टाउन्स, वहाँ जा कर के फिर मैंने अपना काम बढ़ाया और फिर बढ़ता गया। तो आज की डेट में मैं तकरीबन 20-22 कंपनीज़ का काम करता हूँ, जिसमें से कुछ फ्रेंचाइज़ी कंपनीज़ हैं, जो मैं फ्रेंचाइज़ी मॉडल के ऊपर काम करते हैं और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका काम भी करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, जिसका मैं एज़ अ होलसेलर काम करता हूँ। कुछ काम मैं एज़ अ फ्रेंचाइज़ी कंपनी का मैंने जैसे बताया मैं उसका काम करता हूँ कि वो होली-सोली मैं ही देखता हूँ उस कंपनी की सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह और उनकी सप्लाई चेन सब मैं ही देखता हूँ। तो ओवरऑल नाउ इट इज़ स्टेबलाइज्ड एंड स्मूथ बिज़नेस रनिंग दिस टाइम। तो ठीक रहा ओवरऑल जर्नी बढ़िया थी। बाकी जैसे-जैसे और आगे बढ़ेंगे, अभी फ्यूचर अभी यही है कि इसी को आगे बढ़ाएँगे और कुछ नई सिटीज़ के अंदर अपने सेम फर्म और सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अलग-अलग सिटीज़ में जाके अपनी ब्रांचेज़ अपना ओपन करेंगे। ये एक टारगेट सोचा हुआ है। तो धीरे-धीरे जैसे मैं अभी एक कन्फाइंड हूँ यमुनानगर सिटी के अंदर, जिसमें आस-पास के मैं इंटीरियर कवर करता हूँ। अभी सोचते हैं कि और सिटीज़ के अंदर एंटर किया जाए विद द सेम नेम, विद माय फर्म नेम एसजीएस फार्मास्यूटिकल्स, with the same name and the same distribution companies in the more cities. So ये अभी प्लान है आगे का। बाकी जैसे-जैसे मूव करेंगे वैसे-वैसे पता चलता रहेगा। वैसे-वैसे चैलेंजेस आएँगे तो उसको देखेंगे कैसे हैंडल करना है। तो ये मेरी एक जर्नी थी पढ़ाई के बाद अब तक की। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इन योर केस इट वाज़ अ पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू, बट हुँ, इन जनरल क्या सेल्स फील्ड में जब आदमी सेल शुरू करता है, वो एक एक बड़ी ज्योग्राफी कवर करता है, तो हुँ, क्या ये एक ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत टैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ ट्रबल्स देता है इन टर्म्स ऑफ यू आर ईटिंग आउटसाइड ऑलवेज़, आप घर हुँ। का खाना नहीं खा रहे हो, आप 4 दिन 5 दिनों के बाद घर जा रहे हो, आप रोज़ सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 7 बजे की फ्लाइट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि ओवरऑल जो जो सेल्स के लोग हैं इंडिया में, जो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं एंड हुँ, हुँ। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स मीन्स आपको महीने में 1-2 बार नहीं, आपको हफ्ते में 1-2 बार ट्रैवल करना है। तो हाउ बैड इट इज़ फॉर देम एंड हाउ शुड दे मैनेज इट? क्योंकि आप हेल्थ केयर से हो, तो शायद आप 1-2 टिप्स ऐसे दे सकते हो कि जो सेल्स के लोग हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए? क्या वो कुछ स्पेशल चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करें? क्या वो अपने खाने-पीने की कुछ चीज़ों को चेंज करें? आई सी लॉट ऑफ पीपल हू आर फिटनेस freaks also, but in general, when you're traveling a lot, that means 15 days and above in a month, आपका हुँ। लाइफ़स्टाइल मैनेज करना मुश्किल है। आपको रोज़ 10,000 स्टेप्स करने मुश्किल हैं। वो एयरपोर्ट पे बहुत स्टेप्स तो हो मुश्किल है। जाएँगे, एक्चुअल में यही लेकिन प्रॉब्लम आप रहती एक है। हमारे जो बेसिकली जो सेल्स की लाइन है, सेल में सबसे पहले तो लोग डरते हैं सेल्स लाइन को जॉइन करते हुए कि और यार टारगेट्स मिलेंगे, टारगेट्स कैसे मिलेंगे? उसके बाद कैसा रहेगा कंपनी कहीं बाहर ना निकाल दे। लेकिन आज की डेट में वही वाली बात है कि सेल्स लाइन के अंदर ही सिर्फ़ ये टारगेटिंग वगैरह नहीं रहती है। चाहे अगर कोई मैन्युफैक्चरर भी है, उसके ऊपर भी टारगेट है कि उसने 1000 बॉटल निकालनी है एक बैच के अंदर, उसको निकालनी है, अगर उसको कॉस्ट मैच करनी है। कम निकालेगा तो कॉस्ट मैच नहीं होएगी। चाहे अगर अगर कोई ट्रेनर भी है तो उसका भी अपना एक टारगेट है कि उसको 100 एम्प्लॉइज़ 1 मंथ के अंदर ट्रेन करने ही करने हैं, इसके बाद नया बैच आएगा। इसलिए टारगेट तो आजकल हर जगह ही मिलते हैं, तो अकेला सेल्स लाइन में नहीं है। बाकी सेल्स लाइन में जो दूसरी चीज़ जो मुझे ट्रबल करी कि लाइफ़स्टाइल जो था वो एक ट्रैवलिंग लाइफ़स्टाइल था जिसमें आप अपनी जैसे-जैसे आप ग्रो करते हो, पहले तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हम लोग टू व्हीलर से चलते थे, तो उसके एक अपने इश्यूज़ थे लाइक रोड सेफ्टी इश्यूज़। तो जैसे-जैसे फिर हम चलो एरिया मैनेजर बने, फिर रीजनल मैनेजर बने, तब अलग तरह के इश्यूज़ आने लग गए कि जैसे-जैसे हम ग्रो किए, देन हमारा जो हमारी फैमिली से था, वो धीरे-धीरे हम दूर होते गए। बेसिकली जैसे हफ्ते में पहले जब एरिया मैनेजर थे, तो 2 से 4 दिन के लिए ट्रैवल करते थे। जैसे रीजनल मैनेजर बने, तो 10 दिन बाद घर आने लगे। जैसे ज़ोनल मैनेजर बने, तो 15-15 दिन के बाद चक्कर लगने लगा घर के लिए। तो जैसे जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो वैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो वो भी एक इश्यू रहता था। उसके बाद जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो अलग से हैं
कि जो सेल्स वाले हैं उनका बेसिकली जो ट्रैवलर्स रहते हैं उनका हेल्थ इश्यूज जो लिपिड प्रोफाइल है वो तकरीबन सबका गड़बड़ी आता है। क्योंकि जहाँ आपको मौका मिला, आप अगर मान लीजिए एक डॉक्टर मीटिंग में हैं तो आपको मे बी वहाँ पर काफ़ी समय लग जाए। ज़रूरी नहीं कि आप 3 बजे फ्री हो जाओगे या 2 बजे फ्री हो जाओगे तो आप लंच कर लोगे। तो दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो जब हम फ्री होते हैं तो जब हमें कुछ भी मिला रिसेंटली तो हम वही अपना खाना खा लेते हैं। तो जिससे कि अनहेल्दी फूड जो आपकी सेहत को अफ़ेक्ट करता है, तो वो आपके लाइफ़स्टाइल को एक बुरा बनाता है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। रोड सेफ्टी से मैंने पहले बात कर रहा था मैं, तो ट्रैवलिंग ज़्यादा रहने में एक ये भी बहुत बड़ा इश्यू ऑन रोड सेफ्टी का। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ ये सब इश्यूज़ रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने जब मुझे इश्यूज़ आए तो मैंने सबसे पहले तो यही किया कि चाहे अपना खाना जो है ना, वो मैंने अपने घर से मैं जैसे ब्रेकफ़ास्ट करके चला, तो ऐसा करके चला कि मुझे आगे ज़रूरत ना पड़े कुछ भी और बीच में लेने की। अगर आप होटल में भी स्टे कर रहे हैं, तो टेक द हेल्थी मील इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ऑयली फूड, टेक द फ्रूट्स। तो इसलिए तो वो अगर आप वो लेके चलेंगे तो अपनी हेल्थ को लेके चलेंगे तो कुछ लंबा आप सर्वाइव कर पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो जैसे मतलब कि आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है, तो आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है। तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो बाकी यही है कि जितने भी जो जो भी इस फ़ील्ड को जॉइन करे तो वो ये सोच समझ के करे कि उनको अपना लाइफ़स्टाइल शुरू से मेंटेन रखना है। अदरवाइज़ दे विल बी इन द सेम ट्रबल जो मुझे ट्रबल फेस करनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है बाकियों के साथ भी। राइट, विद ग्रोथ आपको ट्रैवल बढ़ जाएगा और आपकी सेहत डिटोरिएट होती जाएगी क्योंकि आप एजिंग भी हो, आप 20s में बिल्कुल, एग्रेसिव बिल्कुल, हो, बिल्कुल। आप ज़्यादा भाग-दौड़ सकते हो, आप 30s और 40s में थोड़ा-सा स्लो डाउन की तरफ जा रहे हो। स्टार्टिंग में क्या है ना ये जैसे हम काफ़ी लोग यंग इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जैसे आप 20-22 साल के हो, तो आपने सेल्स लाइन में हो, तो आप जो भी खाओगे ना तो आपकी बॉडी भी जैसे आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट वो भी जवान है, वो भी एकदम बढ़िया काम करते हैं। तो जैसे-जैसे आप आफ्टर 40 आप अगर ये सब चीज़ें लोगे तो फिर आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न और ये सब आपको बड़ा कॉमन हो जाएगा। तो आप मतलब कि जैसे-जैसे एजिंग के साथ-साथ आपके ऑर्गन्स हैं वो भी ओल्ड हो रहे हैं। तो वो भी आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जैसा कि वो जब आप 22 साल के थे तैसा जब वैसा कर रहे थे। तो आपको वही सब चीज़ें जो है अब आपको वो उल्टा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये दिक्कत रहती है। वैलिड पॉइंट। तो कमिंग बैक टू परवेज़, क्योंकि परवेज़ आपने करियर में बहुत मेजर स्विच किया है फ्रॉम फार्मा सेल्स टू फॉरेक्स टू फिनटेक टू स्टार्टअप एंड देन क्लाइंट एंगेजमेंट अगेन विद द फिनटेक कंपनी इन दुबई। व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल लाइफ में मेंटरशिप की क्या वैल्यू है? कभी कोई ऐसा मेंटर आया है जिसने हाथ पकड़ के काम सिखाया हो, या आपको लगता है कि यू कैन आल्सो मेंटर समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ चेंज फ्रॉम whatever line he or she is to a finance related line which may not be directly related to the academics, to the study that person is doing, क्योंकि आपको दो ही तरीके हैं काम सीखने की, या तो आप खुद मेहनत करके सीखते हैं या फिर जो उस लाइन में एक्सपर्ट है आप उनसे हेल्प लेते हैं कि मुझे ये काम सीखना है और मुझे ये काम सीखने में आपकी मदद लगेगी। तो व्हाट इज योर पर्सनल थॉट प्रोसेस? क्या इंडस्ट्री में कोई ऐसा मेंटर मिला जिससे आपको लगा कि हाँ, ये शायद थोड़ी सी इसकी वजह से लाइफ आसान हो गई? अ, मेंटर तो ऐसा कोई नहीं मिला, या ये भी कह सकते हैं कि कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया किसी को मेंटर बनाने की। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेंटरशिप की बात करते हैं, बट एक अच्छा मेंटर मिलना जो कि उतना ही रेसिप्रोकेटिव हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स लाइक मतलब आपकी किस्मत के ऊपर है, अगर आप बहुत लकी हैं और आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए। यूजुअली आपको खुद को ही देखना होता है कि कौन आदमी किस काम में अच्छा है, वो कैसे कर रहा है, और उसी से सीखना है। अगर आप ये कर जाते हो तो आपको मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से करियर में मेंटर से ज़्यादा एडवोकेट्स की ज़रूरत है। एडवोकेट्स जो आपके बारे में अच्छा बोलें जब आप उनके सामने ना हो। अगर आपने एडवोकेट्स बना लिया और मेंटर फिर भी नहीं है, तो आप ज़्यादा आगे चले जाओगे मेरे हिसाब से। अगर आपके पास मेंटर है और एडवोकेट्स नहीं है, तो आप
तब तक सफल रहोगे जब तक वो मेंटर आपके साथ है। जिस दिन वो मेंटर आपके साथ नहीं है, उस दिन आप अकेले रह जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको मेंटरशिप से ज़्यादा एडवोकेट्स की ज़रूरत है। वो तभी मिलेंगे जब आप जो लोग जिस काम में अच्छे हैं और उनसे खुद ही सीख लो, बिना उनको पूछे। जैसे वो कर रहे हैं, आप भी उनको देख-देख के सीख लो। तो हर आदमी को अपने आप थोड़े टाइम में पता चल जाता है कि हाँ, ये आदमी, ये जो दूसरा बंदा है, इसने सीखा है और ये अभी भले ही मेरे लेवल पे नहीं आया हो, लेकिन हाँ, जिस लेवल पे पहले था, उस लेवल पे नहीं है। तो वहाँ से आपके पास एडवोकेट्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। जितने आपके पास एडवोकेट्स होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो मेरे हिसाब से तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है, किसी के पास अगर कोई अच्छा मेंटर मिल गया हो, आई बिलीव उसका हो सकता है कि एक्सपीरियंस या सोच थोड़ी अलग हो, बट एडवोकेट्स होना बहुत ज़रूरी आई थिंक कॉर्पोरेट है, में रादर आपको देन। अपने मैनेजर के अलावा जो पीयर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। सो इफ आई हाँ, एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पीयर कल को जाके किस कंपनी में क्या काम कर रहा है। उसकी ग्रोथ आपसे ज़्यादा पहले हो गई। कल को आप उसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो। यू नेवर नो कि आप जिससे मिल रहे हो, वो कल को कहाँ हो। और हो सकता है कि आपको उस टाइम उसकी ज़रूरत हो। भले ही आप उससे सामने चल के हेल्प नहीं माँगो, लेकिन आपको पता है कि ये वाला आदमी जिसको मैंने आज से 6 साल या 5 साल पहले मैं जिसके साथ काम करता था, वो आज की डेट में उस जगह पे है जहाँ पे कि वो मेरे लिए कुछ डिसाइड कर सकता है। सो इसलिए आपके पास एडवोकेट्स होने ज़रूरी हैं। अगर 5-6 साल पहले आपकी और उसकी अच्छी बनती हुई, उसने आपको अच्छा काम करते हुए देखा होगा, तो वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ। और वहीं अगर आपने उसके साथ झगड़ा किया हो या उसको पता हो कि आपने क्या-क्या गलत काम किए थे, तो वो आपका नेगेटिव फीडबैक जाएगा। सो एडवोकेट वही है कि आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरह रखें जितना हो सके, और जितना ठीक से काम करेंगे, भले ही आप टॉप परफ़ॉर्मर ना हो, लेकिन अगर आप ढंग से काम कर रहे हैं और आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपके एडवोकेट्स अपने आप बन तो जाएँगे। टिपिकली जो एक एक कहावत है कि योर नेटवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर नेट वर्थ। तो अगर आपकी नेटवर्क, तो एग्ज़ैक्टली। हो सकता है आपने कुछ रियल एस्टेट बना लिया या इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आपके 50 लोग जानने वाले हैं जो आपको इंडस्ट्री में वाउच कर सकते हैं, सो करियर ग्रोथ आपके नेटवर्क से आएगी, जो आपको नेक्स्ट करियर ग्रोथ कंपनीज़ भी है में और पर्सनल ग्रोथ भी, पर्सनल ग्रोथ। दोनों। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने अच्छा काम करा है और लोग आके हमें खुद अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आपने सुई में भी धागा डाल दिया, तो आपको टेबल पे खड़े होकर चिल्ला के सबको बताना है कि आपने सुई में धागा डाल दिया। क्योंकि कोई पता नहीं कि आपका बॉस ऐसा हो गया जिसको सुई में धागा डालना भी ना आता हो, तो वो सोचेगा इसने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो आपको हर चीज़, मतलब कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, अपना खुद का ढिंढोरा पीटना। बट कॉर्पोरेट लाइफ में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं बात करोगे तो कौन करेगा? तो आई थिंक अगर आप एक काम कर रहे हो तो हाँ, आप उसको एटलीस्ट, अगर बढ़ा-चढ़ा के नहीं तो एटलीस्ट उसको प्रेज़ेंट तो कर सकते हो कि आपने क्या काम किया है और कैसे अचीव किया। गुड पॉइंट। बिल्कुल। 15 साल, 18 साल जॉब करते हुए, तो अभी आगे 5 साल का एक प्लान सेट है कि आपको दुबई में काम करना है, टैक्स फ्री पैसा कमाना है और सेविंग्स करनी है और इंडिया वापस आना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्योंकि रिटायरमेंट की एज 55 या 58 ईयर्स है। सो डू यू थिंक कि कभी ना कभी वो एंटरप्रेन्योरशिप का जंप लेना पड़ेगा या लेना चाहिए 5 साल के बाद में? या फिर ऐसा लगता है कि दिस लाइफ इज़ आल्सो गुड, देयर इज़ नो पॉइंट स्ट्रगलिंग or starting from scratch at 50 and then working for another 20 years? What is your personal perspective? कभी-कभी लगता है कि कुछ होना चाहिए अपना, लेकिन अ, ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि हाँ, करना ही है। 5-6 साल बाद अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, अभी तो बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है शायद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का या कुछ भी बिज़नेस शुरू करूँ शायद। बट
अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे अपना कुछ बिज़नेस करना है या आजकल बिज़नेस को वेरी फैंसी वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तो ऐसा कुछ करना है। राइट, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अ, मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट अ, सैटिस्फैक्शन कि किसी को सैटिस्फैक्शन मिलता है बिज़नेस करके, कोई नौकरी में खुश है। आई डोंट थिंक मनी इज़ एवर द केस। राइट, तो वो सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव हैं सोचने के, किसी को लगता है कि नहीं मुझे यही करना है, एक बार तो करके देखना ही है, हाँ, यही करना है। तो कुछ लोग उस हिसाब से करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार मुझे यही करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, बात खत्म। उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी में खुश होते हैं, दे आर ग्रोइंग, उनको लगता है कि व्हाई शुड आई अब 40 या 50 साल की उम्र से आके मैं ज़ीरो से कुछ क्यों स्टार्ट करूँ? मैंने एक कवर फंड बना लिया है। हाँ, मेरे पास इतना पैसा है जो मुझे आगे लिए कवर कर सकता है। जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं उसमें आई एम वेरी गुड एट इट। हाँ, मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद अगर कुछ मूड हुआ तब सोचेंगे। एंड रिटायरमेंट भी एज़ अ कॉन्सेप्ट पहले होता था जब बिज़नेस नहीं होता था ज़्यादा, लोग बिज़नेस नहीं करते थे, नौकरी करते थे और पेंशन और वो एक माइंडसेट वैसा होता था कि 58-60 साल के बाद रिटायर हो जाएँगे। आजकल थोड़ा-सा माइंडसेट भी चेंज हो गया है। आजकल लोग सोचते हैं कि अगर मैं रिटायर भी हो गया तो उसके बाद क्या करूँगा? क्योंकि आजकल लाइफ़ इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है हाँ। कि बहुत लोग सोचते हैं कि काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या क्योंकि सारा दिन लाइफ घर में बैठ के? एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। आज के दिन में लाइफ़ 80-85 तक एक्सपेक्टेंसी बढ़ करना गई है। कॉमन है, तो आपके पास में एक बहुत बड़ी विंडो है 58 में रिटायर होके अगर आप 88 तक अगर आप ज़िंदा हो, तो 30 बिल्कुल, साल तक क्या करोगे? तो आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो 10-15 साल है, वो भी बहुत मैटर करते हैं। सो प्लानिंग उस मतलब हिसाब से करनी चाहिए। लेज़ीनेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पीपल वांट टू जस्ट थिंक कि यार मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जहाँ मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन अगर किसी आदमी को आप घर में बिठा दो ना और बोलो कि 2 दिन तक बैठा रहे और कुछ मत कर, दूसरे दिन या पहले दिन ही शाम तक ना वो बेचैन होने लग जाएगा, यार कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया सारा दिन घर में बैठे हैं। सो कुछ ना करना भी अपने आप में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। नॉट एवरीवन इज वेरी गुड एट इट, आई एम गुड एट इट। तो वो चीज़ भी एक होती है अभी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट योर रूटीन। अगर आपने लाइफ के बाहर वर्क के बाहर अगर आपने रूटीन बना लिया है कुछ, तो आप रिटायर हो सकते हो, क्योंकि आपको फिर आपका रूटीन है, आपके पास और कुछ है। बट आज की डेट में बहुत से लोगों के पास काम के अलावा कुछ भी नहीं है करने को। राइट, उनकी ज़िंदगी काम है बस, कि उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। राइट, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सोचना कि हम लोग क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद। राइट। तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन दोनों से और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे ग्रेजुएशन के दौरान मार्क्स 65 की बजाय 75 आए होते या 60 आए होते, तो करियर जर्नी पे कुछ फ़र्क पड़ता या लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है? तो कॉम्पिटिटिवनेस इज़ गुड थिंग, बट इन जनरल आजकल का जो माहौल है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी मार्क्स को लेके। सो आई जस्ट वांट बोथ ऑफ यू टू से फ्यू वर्ड्स कि आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या आपका जो भी पर्सपेक्टिव है? जैसे हरप्रीत ने बोला कि मार्क्स डिपेंड करता है कि तुम्हें करना क्या है। अगर मेरे 75% आए होते व्हिच मीन्स कि मैं अच्छा पढ़ा होता, व्हिच मीन्स कि मेरा गेट भी क्लियर हो जाता। गेट क्लियर हो जाता तो मैं इन्फॉर्म कर लेता, अब शायद आज मेरा करियर दूसरे ट्रैजेक्टरी पे होता। बट यू वांटेड दैट, मतलब क्या तुझे वो चाहिए था और नहीं किया, या तुझे पता था कि तुझे तुझे टीचिंग में नहीं जाना है? सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि व्हेदर यू नहीं, वांटेड समथिंग यू कुड नॉट गेट और ऐसा यू वर कुछ लाइक नहीं था। ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। मेरे मेरे पूरे करियर के अंदर सब कुछ बस होता चला गया। इट वाज़ नॉट अ प्लान्ड थिंग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर 75% आते व्हिच मीन्स मेरा गेट भी क्लियर हो जाता, व्हिच मीन्स मैं इन्फॉर्म कर लेता। अगर इन्फॉर्म किया होता, तो हो सकता है कि फिर उसके बाद मैं यूएस का भी ट्राई करता, नहीं ट्राई करता। आई थिंक समीर ने एक अच्छी बात कही थी लास्ट एपिसोड में कि आप 10 साल अगर अपने करियर को किसी भी एक डायरेक्शन में दोगे, तो यू विल एक्चुअली कम टू द शेप दैट यू वांटेड। ये एडमिशन एक ऐसी डिग्री में हो गई है जहाँ पे रेलेवेंसी बहुत कम है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज दैट मैनी ऑफ अस really struggled hard to reach where
where we are today and doing fine in our careers. So thank you both of you. Keep watching What's Next with Sumit.